भारत के मुसलमान सैयद अली मुश्तबा के साथ खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर हम आप हजरात के साथ एक नए मौजूद लेकर आए हैं। आज हमारा फोकस आसाम और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानात पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा गुज़श्ता 5 सालों से आसाम के वजीर आला है, लेकिन इन 5 सालों में हेमंत शर्मा अपनी तरक्याती या डेवलपमेंट या अपनी स्कीमों की वजह से सुर्खियों में नहीं रहे हैं, बल्कि वो मुस्लिम मुखालिफ बयानात इकदाम की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और उस पर वो फख्र भी करते रहे। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने जो बयान दिए हैं, पहला बयान उनका ये था कि हमें किसी भी सूरत में मियां मुसलमानों को डिस्टर्ब करना है और उनके नाम ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट से खारिज करवाना है। और उन्होंने बीजेपी वर्करों से ये भी कहा कि हमें आप फार्म 7 भरें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी अपील उन्होंने ये की कि अगर आप मुसलमान किसी मियां मुसलमान के रिक्शा पे चल रहे हैं, अगर किराया 5 रुपया तो आप उन्हें 1 रुपया किराया दें। जाहिर है ये दो बयानात है, ये बयानात इंतखाबी हिकमत अमली या इश्तियाल अंगेजी से कहीं ज्यादा भारत के आइन और जमहूरियत, डेमोक्रेसी और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े इदारे जो कस्टोडियन आइन के जो कस्टोडियन इदारा है उसकी क्रेडिबिलिटी को सवाल निशान लगाता है। अलमिया ये है कि इतने सख्त बयानात के बावजूद भी न सुप्रीम कोर्ट न इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस लिया है। हल्का यहाँ तक हर्ष मंदर जिन्होंने हेमंत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, हर्ष मंदर को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने एक FIR दर्ज कराई है, तुम्हारे खिलाफ हम 500 FIR दर्ज कराकर आसाम बुला लेंगे। तो क्या इस तरह की गुंडागर्दी जो आसाम में हो रही है और हेमंत शर्मा जो किससे गुंडागर्दी कर रहे हैं उसके क्या असर होंगे, आज हम इस फोकस पर बात करेंगे। सैयद मुस्तफा साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है कि हेमंत शर्मा की जो इश्तियाल अंगेजी है, नफरत अंगेजी है, कोई ताज्जुब खेज नहीं है, लेकिन अब जो बयान दे रहे हैं उस बयानात का क्या मतलब है? जी बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह जावेद साहब। मैं भी आप ही की तरह एक मतलब सहाफ़ी हूँ और सारे खबरों पर मैं भी जो है मतलब सोच और विचार और फिक्र करता हूँ। आसाम जो है वो भी हमारे दिल के बहुत करीब है और वहाँ के जो डेवलपमेंट मुसलमानों के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही किसी तरह से ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही वो एथिकल है, ना ही वो मोरल है। ये बड़े बड़े शब्द हैं अंग्रेजी के। ये इंसानी जो भी फितरत होती है उन सब से मतलब बालातर है। और यहाँ पे हैवानियत और बर्बरियत और मतलब ये है कि इस तरह का जंगल राज जिसमें कहते हैं, जिसमें शेर की हुकूमत चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, इस तरह का पस मंजर है आसाम में। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए, जब आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है, तो मैं आपको आसाम की पॉलिटिक्स जरा समझा देता हूँ। आसाम जो है वो हमेशा हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा है और वहां पे बंगाली वर्सेस आसामी का जो ट्रबल है या जो मतलब खल्फशार है और जो उसके साथ ये काफी पुराना है। और इसके अगर हिस्ट्री पे आप जाएंगे तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। वहां पे मैंने पढ़ा था कि बंगालियों का जो है पूरा का पूरा जो है वो नदी बहते, खून की नदियां बह गई थी मतलब एक जमाने में बराक वैली में और कहा, और उसके बाद अपर असम में जहां पर मुसलमानों की आबादी है और तादाद है। और ये सब जो है ये जो आसाम की कहानी जो है वो बंगाली और आसामी लैंग्वेज का झगड़ा है। अब आप बंगालियों की बात हम कर ले तो बंगाली जो है वो जाहिर सी बात है कि या तो वो बांग्लादेश से आते हैं या वेस्ट बंगाल से आते हैं। और ये सब गरीब गुरबा लोग हैं जो कि किसी तरह से खाने के लिए अपने माशरे को, अपने आप को जीने रखने के लिए उनके पास बांग्लादेश एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसमें जितनी उनकी जो क्षेत्रफल है उससे कई गुना ज्यादा वहां पे आबादी है। अब ये आबादी कहाँ जाएगी? तो जाहिर सी बात है कि ये स्प्लिट होगी और ये इंडिया में आएगी। तो ये जो झगड़ा है ये बहुत पुराना है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा हेमंता बिस्वा से पहले के झगड़े पे। तो आसाम एजिटेशन को थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आसाम एजिटेशन जो शुरू हुआ था वो आपको याद होगा, आंसू और प्रफुल्ला मोहंता और ये सब लोगों ने मिलकर, स्टूडेंट लोगों ने जो है एजिटेशन किया था बंगालियों के अगेंस्ट। फिर वो एक आसाम अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी के साथ 1885 में। उसके बाद जो है कहानी ये चली कि साहब इनका जो है वो मर्दमशुमारी कीजिए और बंगालियों को जो है भगाइए यहाँ पे। तो अब उसका कट पॉइंट शुरू हो गया कि कब से कट पॉइंट होगा। तो होते होते 1970 आ गया और 1970 के बाद जितने भी हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल जो मामला था वो ये था कि 20 लाख
जो है बंगाली वहां थे, और उसमें 12 लाख से ज्यादा जो थे वो हिंदू थे, और 8 लाख के करीब जो है वो मुसलमान थे। तो इसी वजह से बीजेपी ने इनको, जो हिंदू थे 12 लाख को, इनको रेगुलराइज करने के लिए सीएए का कानून लेके आए, और इन सबको जो हिंदू हैं इनको कह दिया कि अब आप मतलब भारत के सिटीजन या आसाम के सिटीजन हो जाएंगे। ये 8 लाख मुसलमानों के ऊपर जो है ये गाज गिरी कि अब आप जाइए बांग्लादेश, और नहीं तो आप कंसंट्रेशन कैंप में आप जाके रहिए। तो अब मेरा यहाँ पे ये कहना है कि ये जो पूरा झगड़ा था, मतलब शर्मा साहब के मामा जी कहलाते हैं वहां, वो हमारे जो हेमंता विश्वास शर्मा है, तो ये जो थे, पहले इनकी बात पहले मैं ये कह देता हूं कि इनसे पहले जो झगड़ा था वो बंगाली वर्सेस आसामी। आसामी ये कहते थे कि मेरा डोमिसाइल है यहाँ आसाम में, सिर्फ आसाम रहेगा। देखिए बंगालियों के पीछे बहुत बड़ा झगड़ा है, आपको शायद नहीं मालूम होगा। एंटी एजिटेशन अगेंस्ट बंगाली उड़ीसा में बहुत कस के चला था, बिहार में बहुत कस के चला था, यूपी के ईस्टर्न यूरोप में ये बंगाली लोग जो है ये घुस गए थे सब जगह, रेलवे में, इधर उधर, वकालत में, हर जगह बंगाली जो है बिहार में घुसे हुए थे, उड़ीसा में घुसे हुए थे। तो यहाँ पे 60s में और 70s में इनके अगेंस्ट में जो है एजिटेशन हुआ, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से वो हटे हैं। लेकिन आसाम का जो मामला है वो अलग है, वो ये है कि वहां गरीब बंगाली जो है बांग्लादेश से वो आते हैं रोजगार के माहौल में। तो ये झगड़ा जो है वो टोटली मजहब का नहीं था, बल्कि लैंग्वेज का झगड़ा था कि आसाम इज फॉर आसामी, बंगाली यहां से आउट। अब हेमंता विश्वास को आ जाइए कि हेमंता विश्वास का जब टर्म शुरू हुआ, हेमंता विश्वास 15 साल तक जो है वो कांग्रेस के सिपाही थे और कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, और उनका जो है वो मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस के लिए भी नाम आया था। सोनिया गांधी ने बाद में भी कहा कि अगर हम उनको चीफ मिनिस्टर बना देते तो अभी शायद ये जो हालत है वो नहीं होती जो अभी चल रही है। लेकिन सोनिया गांधी के पास जो है वो बहुत बड़ा एक मतलब दुविधा आ गया था, क्योंकि देखिए हेमंता विश्वास जो बोलते हैं वो करप्शन में मुबल्लिस है, उनकी बीवी जो है वो करप्शन में मुबल्लिस है। अभी अगर उनका जो है वो इख्तिदार खत्म हो जाए तो 1 लाख केस जो है उनके ऊपर मतलब करप्शन का जो है वो ठुक जाएगा। तो करप्शन से अपने आप को हटाने के लिए और अपनी बीवी को बचाने के लिए सारी चीजें तो मीडिया उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जितनी फैक्ट्री है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। वो एक अलग ही मतलब एक स्टैटिस्टिक्स है कि उनके पास क्या क्या बिजनेस है। वो आसाम के मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि वो वजीर आजम है या वहां के बादशाह हैं। तो अब उनका कहना है जी। मेरा सवाल उतने डिटेल में हम बहुत सारी चीजें पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। मेरा सवाल ये है कि हेमंता शर्मा जिस तरह से एक वजीर आला जो आइन का हलफ लेते हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम आपका वोटिंग राइट जो है छीन लेंगे। तो क्या ये सिर्फ इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए कि भाई आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं सीएम होकर? देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल एक हकीकत है जो आप तवक्को करते हैं कि आपके घर में चोरी हो जाए तो पुलिस को आना चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल वहां बनी हुई है, वहां पे एक तो 2 चीज हो रही है आसाम में। एक तो एसआईआर लगा हुआ है, सारे मुसलमानों के जो वोटर लिस्ट हैं उनको मुसलमानों के नाम कट रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बुलडोजर राज चलाया है वहां पे, और बुलडोजर से जहां जहां मुसलमान कई पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको वहां से उजाड़ रहे हैं। तो ये तो नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन अब जो हम और आप अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए, क्या इकदाम करना चाहिए, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे रहें, क्या हम इलेक्शन कमीशन के भरोसे बैठे रहें, या कुछ और हिकमत अलमी मतलब अपने आप में बनाएं जिससे कि ये जो खलफशार है ये जो है मतलब इसको रोका जा सके। तो मेरा तजवीज यही है कि आसाम में मुसलमानों को संगठित करना होगा। अभी देखिए केस है, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। ये बजरंग दल वाले जो हैं वो आए थे यूपी में किसी मुसलमान को तंग करने के लिए या उनको ये करने के लिए, ये पहले से तैयारी किए बैठे थे, और इन्होंने काफी हिंदुओं को भी जमा कर लिया था अपने साथ। जो बजरंग दल वाले जब आए इनको तंग करने के लिए, तो ये हिंदू और मुसलमानों ने मिल के मारा बजरंग दल वालों को और उनको खदेड़ दिया।
तो अब जो बात अभी जो मैदान में है वहां पे, वो यही है कि विश्वास जो है वो नहीं चाहते हैं कि आसाम में, देखिए अगर आप जानते होंगे तो सबको जानते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद वहीं से आए हैं, अनवरा तैमूर जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं आसाम की। तो मुसलमानों की तो काफी अच्छी सलाहियत थी मतलब आसाम में, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो आ रहा था। और अभी हम ये भी जानते हैं कि 38% से लेके 42% जो है वो मुसलमान आसाम में हैं अभी। तो अब इतनी संख्या के बाद जो है उनका कोई एमपी नहीं आ रहा। यहाँ पार्लियामेंट में, असेंबली में भी जो है उनके बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे सूरत में मुझे तो यही लगता है कि एक तंजीम बनानी पड़ेगी, एक एक महाज खड़ा करना पड़ेगा। अब कोई आदमी नहीं कहता है कि महाज खड़ा कर दें हम और तंजीम बना दें, तो मतलब ये कि वो तो हम नहीं करेंगे, वो तो मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा या वो नहीं मुस्तफा करेंगे। साहब, वहां पे कांग्रेस पोजीशन में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की लीडरशिप में AIDF है, और फिर बंगाल आसाम स्टूडेंट यूनियन, आसाम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन वहां की बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक स्टेट में बैठा हुआ ताकतवर वजीर आला है, जिसके पास पुलिस भी है, जांच एजेंसी भी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अंधाधुंध हिमायत हासिल है। ऐसे में तो सवाल तो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना मुकाबला कर सकती, सबसे अहम बात तो ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना मुकाबला कर सकती है। मैं हवाले से कह देता हूं कि ये बात जो है यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गई है कि आसाम में बंगालियों की नस्लकुशी हो रही है, बंगाली मुसलमानों की, और उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा एक खत नई दिल्ली में लिख करके भेजा है, उनसे जवाब तलब किया है कि क्या ये सही बात है और क्या मतलब आपका क्या मौकिफ है। तो देखिए दुनिया जो है वो आज के इंटरनेट के जमाने में जागरूक तो है ही है, लेकिन वही बात है कि कोई अगर समस्या शुरू हो जाता है उसका हम जवाब कैसे दें, और वो जवाब जब देने के लिए बारी आती है तो उस पर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि देखिए वहां मुसलमानों की जो नशलकुशी हो रही है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि 5 रुपया किराया होगा रिक्शे का, मुसलमान अगर रिक्शा वाला है तो उसको हम 1 रुपया देंगे या 2 रुपया देंगे, इसलिए कि तुम मुसलमान हो। तो मेरा यही कहना है कि इसका क्या हल है, या तो एक ही दो ही हल है, या तो फिर मान लीजिए जो वो कह रहे हैं करने के लिए वो करते जाइए और अपने आप को जो है बिल्कुल। देखिए मेरे ख्याल से जहां तक इस वक्त जो बयान बड़े बड़े बयानात हैं हेमंत शर्मा का, ये जो बयान है सिर्फ आसाम के मुसलमानों का मसला नहीं है, सवाल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर का हो गया है, सवाल इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का हो गया है। अगर इस मुल्क की सिविल सोसाइटी अगर इस पे खामोश रहती है, और जैसे कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल नहीं आया है, CPM ने एक दो बयान दिया है, वहां पे तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस भी पार्लियामेंट में कोई खास उस पर नहीं उठा रही। अगर इसी तरह से एक खामोशी अख्तियार की गई तो मुमकिन है कि ये आसाम है, कल के बंगाल में भी हो सकता है, कल के उत्तर प्रदेश में हो सकता है, ये एक CM अपने आप को इतना बड़ा मान ले कि वो अपने आप को, अपने लिए आइन को कुछ नहीं समझे, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं समझे, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझे। अभी उसने कल ही जुमरात को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जबकि बाद में मालूम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो कहा था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि एक गवर्नर की एक रिपोर्ट का सिर्फ उसने कोटिंग किया था, अपना कोई तबसरा या अपना कोई मुशाहिदा नहीं पेश किया था। लेकिन हिमन तो ऐसे में तो सवाल सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी का हो गया है, और यही वजह है कि दिल्ली के कुछ बड़े दानिश्वर सवाल उस पर उठाने लगे हैं। देखिए मेरा इस पर तबसरा यही है कि हम आसाम की बात कर रहे हैं तो आसाम के बाग के ऊपर बने रहे हम लोग। देखिए आसाम के मुसलमानों में जो एक सबसे चीज खुल के आई है कि उनकी नस्लकुशी हो रही है। जो बंगाली मुसलमान हैं अब वो आसामी मुसलमानों के ऊपर भी नस्लकुशी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाली मुसलमानों के ऊपर नस्लकुशी हो रही है, मुसलमान है तो आपके ऊपर जो है वो जो है गाज गिरेगा। तो अब ऐसे सूरत में वहां मुसलमान क्या करे? एक तो यह है कि वो फिर से जो है वो डेमोक्रेसी और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन वहां फरियाद लेके जाएं और वहां एप्लीकेशन डालें और 15 साल का इंतजार करें, तब तक जो है वो 15 लाख लोग जो है मर चुके होंगे। जो कोर्ट का प्रोसीजर है और जो कानून का प्रोसीजर है वो तो एक दिन में, ATM तो है नहीं कि आपको उससे कोई मतलब रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आप जो है
जो कह रहे हैं वो मान लीजिए आप, जैसे जैसे वो कह रहे हैं करने के लिए वैसे वैसे मान लीजिए। ये भी एक रास्ता है। और तीसरा रास्ता ये है कि संगठित होकर करके जहां जहां वो है संगठित, वहां वहां रेजिस्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें अभी मुसलमान, जो बंगाली मुसलमान नहीं आसामी मुसलमान, दोनों मिलके जो खड़े हैं अभी आसाम में, वहां मुसलमान की बात हो रही है और हिंदू की बात हो रही है, वहां लैंग्वेज की बात खत्म हो चुकी है। तो वहां पे मुसलमानों के लिए तो सिर्फ रेजिस्टेंस, चाहे वो फिजिकल रेजिस्टेंस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस हो, चाहे और तरह की रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस के अलावा चुप रहना तो कोई मतलब सवाल का जवाब नहीं हुआ। तो मेरा अपना यही नजरिया है कि अभी तक जो है वो मुसलमान सोया हुआ है, चुप है, खामोश है, डर रहा है कि क्या होगा, कहीं हमारी नस्ल कुशी और नहीं हो जाएगी, कहीं हमें गाजा तो नहीं बना देंगे, वो कहीं कुछ नहीं कर देंगे। वो मुसलमान जो है वो क्या करेगा, हमको यही समझ में नहीं आता। और हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो हमारे जैसे बदरुद्दीन अजमल साहब हैं वहां पे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी पार्टी जो AUDF जो है वो मुसलमान के की मुहावजत के लिए बनी हुई है, और उनका वोट बैंक भी वही बंगाली मुसलमान है और आसामी मुसलमान है। वो भी इस रास्ते में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत तारीकी नजर आ रही है। और दिल्ली से और हैदराबाद से और कहीं और से जो है कोई मुसलमानों का दस्ता जाए वहां पे, एक पूरा ग्रुप जाए वहां पे, और वो जाकर के वहां रजिस्ट करे। मुझे बड़ी बहुत ही मतलब जो सिनेरियो समझ में आ रहा है, ये बड़ा ही मतलब कहीं मुझे आशा की कहीं किरण ही नहीं समझ आ रही है, खाली तारीकी तारीकी समझ में आ रही है। अब अल्लाह करे कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि ये सारी चीजें थम जाए या खत्म हो जाए, तो मुसलमान तो मतलब ये है कि होप पे या मतलब इसी के ऊपर विश्वास करता है, सब्र के ऊपर विश्वास कर रहा। तो आसाम के मुसलमान जो हैं वो तो उनसे बड़ा साबिर तो कोई हो ही नहीं सकता है, यही मैं कहना चाह रहा था जी। आपने जो बात कही है वो बात बहुत हद तक सही है कि जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई मायूसकुन है। आसाम की मुसलमान लीडरशिप से महरूम है। लेकिन मैं खुद आसाम का एक तवील दौरा किया हूँ गुज़िश्ता सालों में, कई मरतबा जा चुका हूँ। 2-3 बातें वहाँ पे एक अहम ये हुई है कि वहाँ पे 2 तरह के मुसलमान हैं। एक तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं जिनका जिनका जो रोज़ी-रोटी जो है खेती-बाड़ी पे मुनहसिर है। और दूसरा तबका वहाँ पे बिज़नेसमैन मुस्लिम कम्युनिटी बंगाली मुसलमानों में भी एक बड़ा तबका जो बिज़नेस करता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बंगाली मुसलमान मेघालय में जाके यूनिवर्सिटी बना लेता है, महबूब उल हक जिन्हें इनको गिरफ्तार कर लिया था। और आसाम के कई इलाकों में ये मुसलमानों के बड़े-बड़े स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। खुद अजमल के खुद बड़े-बड़े कॉलेजेस स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान मुकम्मल तौर पर मायूसी और माशी तौर पर पसमानदगी के शिकार है। बस हाँ, ये है कि मुसलमानों में इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ बहुत मालदार मुसलमान है, एक तरफ गरीब मुसलमान है। जैसे बाराक वैली का जो इलाका है मुसलमानों का, वो इंतहाई पसमानदा इलाका है। 2-3 बातें मेरे ख्याल से हो रही है आसाम में। एक तो ये है कि 10 सालों से वहाँ पे बीजेपी हुकूमत है। जिन वादों के साथ ये सरकार में आए थे कि भाई वहाँ का सबसे बड़ा जो मसला है आसाम का, वो सैलाब है, फ्लूड है, जो हर साल सैलाब आता है, बड़े पैमाने तबाही मचा देता है। इन्होंने वादा क्या किया था कि हम सैलाब के मसले को परमानेंटली हल कर देंगे, जो हल नहीं कर पाए। दूसरा वहाँ के आसाम में अगर देखा जाए तो मुस्लिम माइनॉरिटी वहाँ पे 32-33% मुस्लिम माइनॉरिटी है। जैसे कबायली जो आदिवासी हैं वो उनकी आबादी 20% 15% के करीब है। कुछ ईसाई वगैरह, तो एक तरह से देखा जाए वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। तो उसको उन्होंने और बिलख़ुसूस आसामी हिंदू तो और ज़्यादा माइनॉरिटी में, तो वो डर जो सता रहा अंदर से कि हम कहीं ऐसा ना हो कि कल हो के हम मुस्लिम और आदिवासी और बंगाली हिंदू ये 3 अगर मिल गए तो हम कहाँ मेरा कहाँ वजूद रह पाएगा। तो इन सारे वजूद को मिटाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अदालती सतह पे सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई इस पे एप्लीकेशन दे, जैसे आपने खुद कहा है, या अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे नोटिस भी लिया है, खुद हेट रिपोर्ट भी आई है, कई तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। तो खुद वहाँ पे आसाम के जो बड़े-बड़े दानश्वर हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, वो लोग बोलना शुरू कर दिए कि भई यहाँ हमारी आसामी कल्चर नहीं है, जो आप बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मायूसी है, कुछ उम्मीद की झलक है, जो कुछ हो सकता है। और ये जो कई ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि हेमंत शर्मा हार भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी वापसी तय है। तो मुमकिन है कि अगर हार जाए तो ये खौफ
भी सता इनको इस तरह ढकेल रहा है। तो ऐसे वक्त में आप सही बोल रहे हैं कि हमें मुत्तहिद मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, सिर्फ आसाम ही नहीं बल्कि इसके खिलाफ मुल्क भर में अगर आवाज उठाई जाए और मुसलमान और हिंदुओं को जो सेकुलर माइंड है उनको बताया जाए कि ऐसा हो रहा है, तो शायद के कुछ असर पड़ सकता है। अब हम अगले खबर की तरफ आ रहे हैं कि दूसरी खबर यूपी से आपने जिक्र किया, यूपी में बजरंग दल ने जो किया है उसके के बारे में आप बताएं, और गुजरात में जो आपने एंटी कन्वर्शन लॉ के बारे में जो बताया था, पहले आप एंटी कन्वर्शन लॉ के बारे में बता दीजिए कि जो एंटी कन्वर्शन लॉ किस तरह से नाकाम हो रहा है, 55-56 जो मुकदमा सब खारिज होते जा रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लें। ये उत्तराखंड की खबर है और उत्तराखंड के अंदर और वो ये पूरा जो बीजेपी का जो जहां जहां स्टेट्स हैं, एक तो मैंने वो पूरे अपनी किताब में भी लिखा है, एक तो अगर आप वहां चले जाइए कि हिमाचल प्रदेश, दूसरा आ जाता है उत्तराखंड, तीसरा आ जाता है आपके छत्तीसगढ़, उसके बाद इधर आ जाता है यूपी, और फिर अगर उधर आप चले जाएं तो हरियाणा, और उसके बाद जो है फिर आप इधर आ जाते हैं तो आसाम, और मतलब ये सारे स्टेट्स जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट्स। तो ये सारे स्टेट्स में मुसलमानों की जो है वो बहुत बुरी तरह से टारगेट किए जा रहे हैं, और उनके टारगेट का अलग अलग मतलब तरीका है या अलग अलग रीजन है। एक रीजन ये है कि ये बीजेपी रूल स्टेट में इन्होंने एंटी कन्वर्शन लॉ लेके आए कि अब कोई भी आदमी वो अपना धर्म बदल नहीं सकता, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको भी वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने दिल से अपना धर्म बदलना चाहता है तो कोई आदमी उसको रोक नहीं सकता, कोई भी लॉ उसको नहीं रोक सकता है। तो अब हम खबर की तरफ आते हैं कि उत्तराखंड में अभी अभी एक रिपोर्ट देखा है हमने, जो कि कैथलिक वालों का मतलब उसके यहाँ से कैथलिक कनेक्ट करके एक वेबसाइट है, उसी पे ये रिपोर्ट शामिल है कि 60 केसेस जो हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन का जो मामला है वो ज्यादा क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, और इस्लाम वाले भी जो है, मुसलमान भी उसमें भी कभी कहीं कहीं शामिल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बाकायदा एक आंकड़े दिए हैं कि 60 केसेस 2022 से चल रहे थे, और ये 60 केसेस सारे ट्रायल में जो है वो खारिज हो गए। 5 केसेस जो हैं वो चले थे, वो भी लैक ऑफ एविडेंस से खत्म हो गए। तो सारे जितने भी गुनहगार थे जिनको उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर उनको बंद किया था, वो सब के सब बरी हो गए। ये एक बड़ा मतलब हौसला अफजाई जो है वो कोर्ट का आदेश आया है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा था कि ये जो जिहादी ये जो है लव जिहाद वाला मैटर है, जब लव जिहाद का कोई भी बीजेपी ये सब कानून लेके आ गए हैं, ये सब भी एंटी कन्वर्जन से ही मिला हुआ है। और जब लव जिहाद चल, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा कि कितने लव जिहाद हुए और कितने केस चले और कितने केस जो है में जो है कन्विक्शन हुआ और ये हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी स्टेट्स जो है, इन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना दी है, कॉन्स्टिट्यूशन से परे हो। क्योंकि जब ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के अंदर तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंतर्गत आपको बात करनी पड़ेगी। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं सकते। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात आती है, तब ये सारे केस जो है अपने आप गिर जाते हैं। और फिर इसमें जो अभी कैथलिक कनेक्ट में था कि जितने भी लोग थे वो सब के सब उन्होंने ये कहा कि हमने अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमको जो है फोर्सफुली या कुछ लोभ दे करके हमको जो है कन्वर्ट किया। तो ये तो एक तरफ ये भी हो रहा है, दूसरी तरफ जो है कन्वर्जन के लिए जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे वायलेंस होने लगता है, लोग जो है वंदे मातरम के ऊपर जो है वायलेंस कर रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं। काऊ के ऊपर जो है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री है। 5 या 6 कंपनी जो है वो बीफ, मतलब हिंदू जो है वो जैन जो है वो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हलाल के ऊपर जो है कि वो हलाल जो है सर्टिफिकेट वो अब नहीं मुसलमान बांटेंगे, बल्कि वो अब गवर्नमेंट बांटेगी या कोई बांटेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मुसलमानों को मतलब एक टारगेट करके, अभी सारा जो सेंट्रल अटेंशन है इंडिया के अंदर, जब से बीजेपी रूल 2014 से आई है, बाकी इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान है, बस यही चल रहा है। मीडिया को उन्होंने मतलब खरीद लिया है। जितने भी जो मैस कम्युनिकेशन है, कहीं पे भी जो है किसी कोई भी एक चीज और भी है कि अगर कोई आदमी
गवर्नमेंट के खिलाफ बोले या गवर्नमेंट के ओहदेदार के खिलाफ बोले तो आप देशद्रोही का नारा, विद्रोही का नारा लग जाता है, आपके खिलाफ बंद हो जाते हैं, आपको तो मालूम है। तो ये जो फिजा बनी है हिंदुस्तान के अंदर, ये फिजा कब तक चलेगी? ये तो हर एक आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि नफरत के मतलब उसमें क्या पूरी दुनिया चल सकती है? नफरत के ऊपर, एक दूसरे से नफरत करके, कि क्या प्यार मोहब्बत और समझौते से बात चल सकती है? तो अभी जो सूरत हाल है पूरे हिंदुस्तान में, ये जितने भी बीजेपी, अब एक चीज और मैं बता दूं कि ये सारे झगड़े जो हैं, इनसे साउथ इंडिया वंचित है, इनसे साउथ इंडिया वंचित है। अभी मैं एक टीवी में एक बहस देख रहा था, और मैं बता भी देता हूं, वो हमारे जो पूर्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, काटजू साहब, नाम उनका सुना ही होगा आपने, काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और बहुत ही अच्छे। उनका ये कहना था कि जो गाय है वो हमारी माता कैसे हो सकती है? हम तो इंसान के बच्चे हैं, तो एक जानवर हमारी क्या माता हो जाएगी? तो इस तरह के जो इलॉजिकल है, अभी एक और मैं डिस्कशन, अभी एक किताब आई है जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूं, कि जो अनरीजन है, मतलब जहां पहले अभी क्या होता था कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि नेहरू के टाइम में या इसके टाइम में, जब भी मतलब ये था कि अगर इंडिया को या मतलब हिंदुस्तान के नागरिक को अगर आगे बढ़ना है, तो वो रीजन, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी, इसके ऊपर ही अगर वो बिलीव करता है तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो माहौल बन गया है वो ये कह रहा है कि रीजन कुछ नहीं है, कोई रीजन के ऊपर है ही नहीं है, जो रीजन नहीं। इसीलिए तो मैंने किताब लिखी है, पोस्ट ट्रूथ इंडिया द ब्रांड न्यू रिपब्लिक। इसका यही महफूम है कि जो बोलबाला है वो अनरीजन का बोलबाला है। अब इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि आप गाय के मूत्र को और गाय के गोबर को आप एडवोकेट कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक फोटो है जो मैं आपको दिखा दूंगा, या मैं भेज भी सकता हूं। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर गंगा जल बिक रहा है। वो पोस्ट ऑफिस में बड़ा पोस्टर लगा हुआ है हमारे यहाँ चेन्नई में। अभी मैं गया था पोस्ट ऑफिस किसी काम के लिए, तो एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि गंगा जल खरीदिए हमारे यहाँ से, बोतल में रखा हुआ गंगा का जल आया है। अब गंगा जल की बात कर ले तो वो पूरा का पूरा जो है, कोई जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जो है, तो वो तो मतलब बिल्कुल सीवर है, उसका पानी जो है वो मतलब जिस्म के लिए बरखलाफ है। तो अभी जो है वो रीजन और सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन, इनका कोई जमाना नहीं है अभी। आप उन पे कितना भी बिलीव करें, जो हमारे मुखालिफ हैं उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो अब ऐसे फोर्सेस को हम कैसे लड़े? मैंने वही कहा कि तीन ऑप्शन है, या तो चुप रहे, जो हो रहा है चलने दीजिए, हमें तो नहीं हो रहा, जब हम पे होगा तो हम जो है शोर मचाएंगे, और जो भी कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जाकर के उनसे लड़िए। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप लड़िएगा, जैसे अभी उत्तराखंड का मामला आया, सब बंद हो गया, ये हो गया, लेकिन उसमें 6 साल लग गए। वो 6 साल तक जो लोग थे वो बंद थे। और जो अगर आप क्विक आंसर चाहते हैं तो खड़े हो जाइए, रोड पे खड़े हो जाइए। जब हमें मरना ही है तो फिर जिंदगी से क्या मोहब्बत? मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई आतंकवाद का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसे हालात में क्या करें? आप जाफरी साहब को तो जानते ही होंगे, गुजरात जो गोधरा कांड में जो जाफरी साहब जो एमएलए थे, उनको कैसे लोगों ने मार दिया, कैसे मार दिया? वो भागे भी नहीं, वो अकड़े थे कि हम जो है यहीं रहेंगे। तो यही हालत तो आसाम में भी हो रही है। लोग जो है वो घर पे घुस करके मुसलमानों को मार रहे हैं। उनके जगहों पे जो ऊपरी आसाम है, जहां पे बहुत ही मतलब गरीब मुसलमान जो के नदी के किनारे मतलब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, उनके झोपड़ियों को उखाड़ा गया है। क्या जुल्म किया उन्होंने? अगर वो मुसलमान नहीं होते तो क्या होता? तो ये बड़ी तफ्शीशनाक बात है, बहुत फिक्र की बात है। हम और आप और जो भी लोग हैं जो मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, उनको तो बस अल्लाह से ही दुआ करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनको जो है फलाह बहबूदी उनकी कराए। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते कलकत्ता में टाइम्स ऑफ इंडिया के साबिक एडिटर हरीश खरे, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के
मीडिया सलाहकार भी रह चुके, कलकत्ता आए थे, हम लोगों से मुलाकात हुई तो हम लोगों ने यही सवाल उनसे पूछा कि आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रह चुके हैं, द हिंदू के भी एडिटर रहे हैं, ट्रिब्यून के एडिटर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हैं। तो इतना 40 साल की सहाफत और इतना बड़ा तजुर्बा के बाद अब आप अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत के मुसलमानों के लिए आपके लिए क्या मशवरा है, तो उसका जवाब वो बोलते देते हैं कि कोई एक मशवरा तो नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि भारत के मुसलमानों का ये जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकती है। बस हमें राय आम्मा को हमवार करने की ज़रूरत है, अदालतों पे असरअंदाज होने की ज़रूरत है और उसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं और उन्होंने साथ-साथ चंद अहम बात ये भी कही कि गुज़िश्ता जो दहाइयाँ गुज़री हैं, 80, 70, 80 की दहाइयाँ गुज़री, उसमें मुसलमान जो गुंडे एलिमिनेट थे, जो उनको उन्होंने यहाँ की मीडिया, यहाँ के लोग, सरकार बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया था। उसकी वजह से हिंदू समाज में एक खौफ पैदा करके उनको बीजेपी आई। वो गुजरात में जब एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के गुजरात एडिशन के, अहमदाबाद एडिशन के जब एडिटर थे, उन्होंने उस समय कहा कि वहाँ लतीफ गुंडा था। तो इलेक्शन में होता था लतीफ बनाम राम। तो इस तरह के जो हमें भी खुद अपने जो हमारे यहाँ जो गलत ताकतें हैं, गलत ग्रुप हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाने के बजाय जो हमारे ग्रुप में जो नफरत फैला रहे हैं या गुंडागर्दी करते हैं, ऐसी ताकतों को हमें भी हौसला शिकनी करने की जरूरत है। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि हम संवाद कर सके, बातचीत कर सके और हम राय आम्मा हमवार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के लिए वक्त दिया और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हम नए मौजू के साथ फिर हम आएँगे। और अगर हमें पहली मर्तबा आप देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम भारत के मुसलमानों के मुतालिक जो हमारे जज़्बात हैं, जो खबरें हैं, हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।